नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर SM लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन के प्रकार पढ़े थे और वहां पर बड़ी ट्रिकी मेथड से पढ़े थे। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा वो क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रत्येक विटामिन को पढ़ेंगे, उनके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ पढ़ेंगे और उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। और मूल रूप से दोस्तों जो क्वेश्चन आता है वो विटामिन की कमी से होने वाला रोग या फिर विटामिन किस स्रोत से प्राप्त होता है और या फिर हमारे शरीर में कोई विशेष कार्य कर रहा है तो उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और ऐसे ही दोस्तों कोई विटामिन है उसके बारे में कोई विशेष तथ्य है जो जनरली बुकों में नहीं लिखा रहता है, हाई लेवल की बुकों में, या फिर कहने का मतलब वो जो पढ़ते हैं उसी से कोई विशेष नाम उसको या विशेष तथ्य जनरेट किया जाता है, तो वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो विटामिन ए है, यानी वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए, तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको पता है, हमने क्या बताया था रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम मैं यहीं लिख देता हूँ क्योंकि एक नाम जो मेन नाम है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब दोस्तों वन बाय वन इस विटामिन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब सोर्स, कहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। तो दोस्तों विटामिन ए के स्रोत के बारे में क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया है जनरल साइंस में। इसमें देखिए, मेन रूप से आपने जितने भी रंगीन जो फल हैं उनसे ये प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर आप मुख्य रूप से जो गाजर है, गाजर रंगीन चीज़ है, लाल रंग की होती है। और ऐसे ही दोस्तों चुकंदर जो होता है वो भी, ठीक ऐसे ही दोस्तों टमाटर वो भी लाल रंग का है। और पीले रंग के जो फल हैं जैसे पपीता है, आम है, ये भी। तो दोस्तों गाजर, चुकंदर, टमाटर, पपीता, आम, ये विटामिन ए के काफ़ी अच्छे स्रोत होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ मछलियां हैं, स्पेशली जो कोड मछली होती है, तो उसका जो ऑयल निकलता है उसके यकृत का, जिसको हम कोड लीवर ऑयल बोलते हैं, उसमें भी ये विटामिन होता है। हालांकि विटामिन डी उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन यहाँ पर विटामिन ए भी होता है। साथ में आप कह सकते हैं नॉन वेज है तो मांस है, उसके अंदर तो होगा ही। अंडे का जो पीला भाग है, अंडपीत जिसको बोलते हैं, एक योग जिसको बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी मात्रा में होता है। तो दोस्तों आज तक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो यहाँ पर गाजर से संबंधित आया है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है या फिर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो उसमें गाजर ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं स्रोत के बाद में। ये विटामिन जो है ये हमारे शरीर में कुछ विशेष कार्य करेगा। तो ये क्या कार्य करता है? तो वैसे तो आपने सुना होगा विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है, यानी आँखों से अगर दिखेगा अच्छा, तो वैसे तो सुना होगा आपने कि विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आँखों को स्वस्थ बनाए रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके कई काम हैं। सबसे पहला काम तो ये है, आँख की जो रेटिना होती है, आँख के अंदर एक परत होती है अंदर की साइड में जो बहुत ही संवेदी होती है, प्रकाश को ग्रहण करती है और उसी से हमें दिखता है। तो जो आँख की रेटिना है, जिसको हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं, इस आँख की रेटिना को स्वस्थ बनाए रखता है। आँख की रेटिना को स्वस्थ बनाए रखना इसका काम है। तो आँख की रेटिना ही स्वस्थ रहेगी, जिसके माध्यम से हमें दिख रहा है तो हमें अच्छे से दिखेगा, यानी आँख से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक दोस्तों, ऐसे ही ये और क्या करता है, तो हमारी जो उपकला होती है, उपकला का मतलब ये है कि जो शरीर को बाहर से ढक रही है जो त्वचा, ये भी उपकला है। हमारे अंदर के अंग हैं उनको बाहर से ढक रही है जो त्वचा है, उसको भी उपकला बोलते हैं। और जैसे हमारा अंदर से मुख है, मुख को खोल के देखेंगे तो गालों के अंदर की साइड में जो मुख गुहा पर जो परत है वो भी एक तरीके से उपकला ही है। तो आप कह सकते हैं उपकला उत्तक में किरेटिनीकरण को रोकना, किरेटिन के जमाव को, किरेटिन के जमाव को रोकना, ये इसका एक और कार्य है।
तो केराटिन क्या होता है दोस्तों? केराटिन हमने प्रोटीन में पढ़ा होगा, हमने प्रोटीन वाली क्लास में पढ़ा था कि केराटिन एक मृत प्रोटीन है जो हमारी त्वचा, बालों और नाखूनों में पाया जाता है। अगर हमारी त्वचा पे ज़्यादा बनने लग गया, ज़्यादा इसका जमाव होने लग गया, तो दोस्तों हमारी त्वचा में थोड़ी सी पपड़ी टाइप में आ जाएगी और वो थोड़ी सी त्वचा भी है वो सूखी सूखी होने लगेगी। ऐसे ही दोस्तों आँख की जो बाहर वाली जो परत होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, उस कॉर्निया पर भी केराटिन का जमाव ज़्यादा होगा तो हमें दिखने में परेशानी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं उपकला उत्तक में केराटिन के जमाव को ये रोकता है। तो इसके ये दो काम हो गए। अब दोस्तों ये जो विटामिन है, ये विटामिन ये कार्य करता है, लेकिन इसकी कमी अगर हो जाए हमारे शरीर में, अगर इसकी कमी हो गई तो इससे रोग हो जाएंगे। तो कमी से रोग का जो प्रश्न है बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखो रोगों के अलग अलग नाम भी हैं। तो यहाँ पर पहला जो रोग है वो तो है रतौंधी। क्या बोलते हैं इसको? रतौंधी। अंग्रेजी में रतौंधी को बोला जाता है दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट का मतलब रात, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, यानी रात में कम दिखाई देना। यानी जब मंद प्रकाश हो जाता है, शाम के टाइम अंधेरा हो जाता है या रात हो जाती है तो कम दिखाई देने लगता है, तो इसको बोलते हैं रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। ठीक ऐसे ही दोस्तों रतौंधी के अलावा हमारी जो आंख की जो बाहरी परत है जिसको हमने कॉर्निया बोला था, उस कॉर्निया में अगर विटामिन ए की कमी से केराटिन जमने लग गया, क्योंकि हमने ऐसे बोला कि केराटिन के जमाव को रोकता है, कम जमने देता है, जिससे रेटिना जो आंख की जो कॉर्निया है वो थोड़ी स्वस्थ रहेगी। अब वो केराटिन अगर मान लीजिए ज़्यादा जम गया तो कॉर्निया थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और उसकी वजह से आपकी आंखों में ऐसे खुरदरापन, रूखा रूखापन महसूस होगा और उसको बोलते हैं दोस्तों जीरोफ्थेल्मिया। ये जीरोफ्थेल्मिया अंग्रेजी शब्द है। तो दोस्तों यहां पर जीरोफ्थेल्मिया, तो देखो ऑफ यहां शब्द आ रहा है, एक ऑफ्थेल्मिया और एक जीरो। ऑफ्थेल्मिक शब्द आंख के लिए यूज होता है और जीरो का मतलब होता है शुष्क, ड्राई, सूखा। तो यहां बोल सकते हैं कि आंख, यानी ऑफ्थेल्मिया शब्द का मतलब तो हो गया आंख और जीरो का मतलब हो गया शुष्क, यानी जीरो का मतलब शुष्क। रेगिस्तान में शुष्क आवास में जो पौधे पाए जाते हैं उनको जीरोफाइट्स बोलते हैं, जीरो शब्द वहां पर भी लगता है, तो इसका मतलब होता है शुष्क। और ऑफ्थेल्मिया का मतलब होता है आंख, यानी आंख में सूखापन, आंख के अंदर रूखापन, आंख में ऐसे थोड़ी सी जलन भी होने लगेगी और रूखापन भी महसूस होगा। तो ये बोलते हैं जीरोफ्थेल्मिया इस रोग को, और ये भी विटामिन ए की कमी की वजह से ही होता है। यानी रतौंधी अलग है, जीरोफ्थेल्मिया अलग है। रतौंधी में आपको दिखने में प्रॉब्लम आएगी, जीरोफ्थेल्मिया में आपकी जो कॉर्निया है वो रूखी रूखी महसूस होगी, उसमें जलन होगा, उसमें थोड़ा सा रूखापन होने की वजह से यानी शुष्कता महसूस होगी, इसको बोलते हैं जीरोफ्थेल्मिया। ठीक दोस्तों, ऐसे ही एक तीसरा रोग और है, वो ये है कि केराटिन अगर उपकला उत्तकों पे जमने लग जाए, जैसे अंदर की गालों के अंदर की परत है उस पे जमने लग जाए, या फिर आप कह सकते हैं हमारी जो यहाँ पे गाल है उसकी बाहरी त्वचा पर भी केराटिन ज़्यादा जमने लग जाए, तो दोस्तों उसको बोलते हैं कीरेटोमलेशिया। तो नेक्स्ट जो रोग है वो है कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया, तो विटामिन ए की कमी की वजह से कीरेटोमलेशिया भी हो जाता है। यानी कीरेटोमलेशिया का मतलब है कि त्वचा पर यानी उपकला पर केराटिन का जमाव हो जाता है। और केराटिन के जमाव से क्या होता है? केराटिन का जमाव होने से क्या होता है? पपड़ी बन जाती है, त्वचा पर क्या बन जाती है? पपड़ी। तो केराटिन का जमाव होने से पपड़ी का निर्माण, पपड़ी बनने लग जाएगी, खाने वाली चाट पपड़ी नहीं, त्वचा पर ऐसे सल्क, सूखे सल्क उतरने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये 3 रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, स्रोत में गाजर का बहुत बार पूछा गया है, आंख से संबंधित कौन सा विटामिन है या आंख के कौन से भाग को स्वस्थ बनाता है, तो बोले रेटिना को ये स्वस्थ बनाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऐसे ही दोस्तों रतौंधी नामक रोग और जीरोफ्थेल्मिया के बारे में भी प्रश्न आया है। कीरेटोमलेशिया जो है वो हायर लेवल के एग्जाम्स में जैसे कह सकते हैं रीट वगैरह या फिर यूपीएससी वगैरह या सीजीएल के अंदर इसको तवज्जो दी जा सकती है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ विशेष तथ्य हम पढ़ेंगे कि ये जो विटामिन है इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य। अब वो विशेष फैक्ट्स क्या हैं देखो,
तो हम यहाँ ऐसे बताएंगे कि पहला विशेष तथ्य तो ये कह देंगे कि ये जो विटामिन है इसको एक अन्य नाम देंगे, एक विशेष नाम देंगे, और वो नाम देंगे जीरोफ्थैलेमिया को रोकता है, आंखों को शुष्क होने से रोकता है, तो उसको एंटी जीरोफ्थैलेमिक विटामिन नाम देंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि विटामिन ए का अन्य नाम क्या हो गया, एंटी जीरोफ्थैलेमिक विटामिन। तो एंटी जीरोफ्थैलेमिक विटामिन कौन सा है दोस्तों, विटामिन ए है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहां पर इसका एक नाम और है, वो कैसे पड़ेगा, कैसे आया है, तो यहां पर देखो ये उपकला उत्तकों में केराटिन के जमाव को रोकता है और उपकला उत्तक को स्वस्थ बनाए रखता है। तो दोस्तों विटामिन ए हमारी जो उपकलाएं हैं कौन सी, विशेष तौर पे देखो हमारी श्वास नली जो है, श्वास नली के अंदर का जो परत है ना, वो उसको स्वस्थ बनाए रखता है। अगर वो स्वस्थ नहीं होगी तो बोले कोई भी संक्रमणकारी कारक बाहर से जाएगा, जैसे बैक्टीरिया जाएगा, वायरस जाएगा, या फिर कोई भी फंगस जाएगी, तो वो वहाँ पर संक्रमण कर सकता है। तो विटामिन ए की कमी से वो जाके वहाँ पर संक्रमण कर सकते हैं, और विटामिन ए अगर होगा तो वो संक्रमण नहीं कर पाते हैं। तो विटामिन ए होगा तो संक्रमण नहीं कर पाएंगे, तो विटामिन ए को क्या बोल देंगे हम, संक्रमण रोधी विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये संक्रमण रोधी विटामिन भी कहलाता है। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन संक्रमण को कम करता है, यानी जब हम बीमार हो जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैलने के चांस कम कब होंगे, जब हम विटामिन ए की मात्रा हमारे में पर्याप्त होगी। तो यानी हम विटामिन ए अच्छे से खाएंगे तो हमारे अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेज कम हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये दो चीज़ें तो नाम से संबंधित है। नेक्स्ट तथ्य है वो क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट तथ्य यह है कि हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, स्पेशली अभी हम स्रोतों की बात कर रहे थे, तो स्रोतों के अंदर हम कह सकते हैं कि जो गोल्डन राइस है, सुनहरा चावल, देखो गोल्डन राइस एक विशेष प्रकार का चावल बनाया गया है, गोल्डन चावल बोलते हैं जिसको, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस। ये दोस्तों ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया गया है ना, जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है ये। तो इस गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है, बोले बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है दोस्तों, बीटा कैरोटीन। तो ये जो गोल्डन राइस है इसमें बीटा कैरोटीन होता है, और इसी बीटा कैरोटीन से हमारे यकृत में, जब हम इसको खाएंगे इस गोल्डन चावल को, तो बोले बीटा कैरोटीन हमारे रक्त में जाएगा, रक्त से यकृत में जाएगा, और यकृत में क्या बनेगा इससे, बोले विटामिन ए का निर्माण हो जाएगा। तो विटामिन ए का निर्माण यकृत के अंदर बीटा कैरोटीन से होता है। तो दोस्तों जितने भी हम रंगीन फल खा रहे थे ना, चाहे गाजर कहो, चाहे पपीता कहो, चाहे आम कहो, चाहे चुकंदर कहो, ये सारे के सारे के अंदर बीटा कैरोटीन ही था, और बीटा कैरोटीन यकृत में जाके विटामिन ए के अंदर बदल जाता है। तो यकृत ने इसका निर्माण किया। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट और है कि विटामिन ए जो है ये यकृत के अंदर ही संचित भी होता है, यानी इसका यकृत में ही। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसका जो है, तो बोले विटामिन जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है इसका क्या है, यकृत में निर्माण व संग्रहण होता है। यकृत में निर्माण तो देखो हमने बताया बीटा कैरोटीन से हो रहा है, निर्माण व संग्रहण होता है। तो यकृत में निर्माण व संग्रहण होता है, ये भी विटामिन ए के बारे में काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ना। ऐसे ही विटामिन डी का संचय भी होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यकृत में इसका निर्माण भी होता है और संग्रहण भी होता है। तो इसीलिए दोस्तों हमने देखा मछली, कोड लीवर के जो मछली है, कोड मछली है, उसका जो लीवर है यानी जो यकृत है उसका तेल काम में लेते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर संग्रहित रहता है। तो मनुष्य के अंदर आप कह सकते हैं ये कई स्रोतों से मिलता है, लेकिन जो पादपों के स्रोत हैं उनमें ये बीटा कैरोटीन के रूप में ही होता है, और हमारे यकृत में जाके इससे विटामिन ए बन जाता है। यानी जो कच्चा माल है वो बाहर से आता है खाने के माध्यम से। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये जो तीनों तथ्य हैं, उपरोक्त तीनों तथ्य, कि जो चाहे एंटी जीरोफ्थैलेमिक विटामिन बोलो, इसको क्यों कहते हैं, कि जीरोफ्थैलेमिया को रोकता है, संक्रमण को रोकता है, इसलिए संक्रमण रोधी विटामिन। ऐसे ही दोस्तों गोल्डन चावल जो होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है गोल्डन राइस में, तो बोले विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, यानी बीटा कैरोटीन होता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ये यकृत में विटामिन ए के अंदर बदल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा
कि ये जो विटामिन ए है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो वो है विटामिन डी। विटामिन डी, और इसका रासायनिक नाम हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, क्या नाम था? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। तो दोस्तों देखिए, विटामिन डी के अंदर भी हम यहाँ सबसे पहले स्रोत बताएंगे कि ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ दोस्तों देखो, हमने सुना है कि विटामिन डी है धूप लेने से बनता है, यानी हमारी त्वचा के अंदर सूर्य के प्रकाश के द्वारा बनता है। तो आप यहाँ पर स्रोतों में खाने पीने की स्रोतों की बात करें तो वो अलग है, लेकिन पहले तो ऐसे कह सकते हैं कि साहब सूर्य का प्रकाश, ये भी एक तरीके से स्रोत हो गया। सूर्य के प्रकाश से बनता है या सूर्य का प्रकाश हो गया। ऐसे ही दोस्तों अंडा हो गया, इसी तरीके से दूध हो गया, है ना, अंडा और दूध ये तो है ही। ठीक ऐसे ही जो कोड मछली है, यानी कोड लीवर ऑयल, उस मछली का जो ऑयल है, उसके लीवर का जो ऑयल है उसमें भी, यानी कोड मछली के लीवर के ऑयल में भी ये काफ़ी मात्रा में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा, ऐसे ही हमारा जो मक्खन है उसमें भी होगा, क्योंकि दूध से ही बनता है, तो आप मक्खन भी लिख सकते हैं। तो मक्खन में भी ये काफ़ी मात्रा में होता है। तो विटामिन डी हमें इन चीज़ों से मिलता है। अब दोस्तों यहाँ बात है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, स्रोत की बात करें, उसमें कैसे बनता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो त्वचा है, त्वचा के अंदर एक पदार्थ होता है और उसका नाम है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल नाम सुना होगा आपने। तो ये त्वचा के अंदर ये एक पदार्थ है। इस पदार्थ पर दोस्तों, यानी हमारी त्वचा पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है, अब सूर्य का प्रकाश कौन सा, तो आप कह सकते हैं सुबह 9-10 बजे के समथिंग की जो, या 8 से, गर्मियों में 7 से 10 बजे तक की मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, दोपहर वाली नहीं, वरना तो जल जाएगी स्किन, है ना। तो हाँ दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जो त्वचा है उस पर सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो इस 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से क्या बन जाता है, बोले यहाँ पर क्या बन जाता है, तो यहाँ पर बोलेंगे अर्गो कैल्सीफेरॉल, यानी स्पेशली आप कह सकते हैं विटामिन डी बन जाता है। सीधा लिख देंगे कैल्सीफेरॉल का निर्माण होता है। तो अब यहाँ दोस्तों प्रश्न आता है कि विटामिन डी का जो पूर्ववर्ती पदार्थ है, यानी त्वचा में कौन से पदार्थ से विटामिन डी का निर्माण होता है, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो आपको यह ध्यान रखना है, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल से ही हमारी त्वचा में कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी बनता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम इसके कार्य पर। तो कार्य पर देखिए क्या क्या कार्य हैं। तो कार्यों की अगर गिनती करें तो पहला कार्य तो ये हो गया कि विटामिन डी हमारे लिए जरूरत क्यों है, जरूरी क्यों है विटामिन डी की, यानी तो पहला कार्य तो ये हो गया कि विटामिन डी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो हम बोलेंगे कि जब हम जो भी दूध के माध्यम से जो कैल्शियम खा रहे हैं, अनाज के माध्यम से जो कैल्शियम जा रहा है, या अन्य स्रोत से जो कैल्शियम जा रहा है, वो कैल्शियम हमारे शरीर में रक्त में जाना चाहिए और रक्त से फिर हड्डियों में जाएगा, इससे हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो भी खाते हैं उसमें जो कैल्शियम है उसका अवशोषण विटामिन डी ही करता है। तो आप कह सकते हैं कि आहार नाल में कैल्शियम व फास्फोरस का ये अवशोषण करता है, फास्फोरस का अवशोषण। तो विटामिन डी ने क्या काम किया, आहार नाल में कैल्शियम व फास्फोरस के, यानी कैल्शियम भी एक तत्व है और फास्फोरस भी एक तत्व है जो शरीर की क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करता है। तो दोस्तों ये इसका मुख्य कार्य हो गया। ठीक ऐसे ही जब ये अवशोषित कैल्शियम हमारे रक्त में चला जाएगा तो रक्त से फिर इसको हड्डियों में जमा करता है। तो आप कह सकते हैं दूसरा काम हो गया, रक्त से कैल्शियम को अस्थियों में जमाना या फिर अस्थियों में डिपॉजिट करना। यानी आप कह सकते हैं कि रक्त से कैल्शियम को अस्थियों के अंदर भेजता है जिससे हड्डियों का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं अस्थियों में भेजता है, तो आप कह सकते हैं अस्थियों का निर्माण किसकी वजह से होता है,
अस्थियों का निर्माण विटामिन डी की वजह से होता है। तो अस्थियों के निर्माण के लिए जिम्मेदारी किसकी हो गई? विटामिन डी की। तो इस तरीके से दोस्तों ये दो कार्य हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो विटामिन डी हमें मूल रूप से कहाँ मिल रहा है? बोले इसको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारी त्वचा के अंदर ही बन जाता है, लेकिन शर्त क्या है? सूर्य का प्रकाश गिरना चाहिए। तो दोस्तों बड़े विचित्र बात है, आज के ज़माने के अंदर जब हम घर से बाहर निकलते हैं, भाई लड़कियों की तो छोड़ो, लड़के भी आजकल क्या करते हैं, ये तो चलो अभी मास्क का ज़माना तो कोरोना की वजह से आया है, लेकिन लड़कियां अपने आँखों के अलावा उस पर भी गोगल्स लगे रहते हैं। मतलब एक अंगुली का नाखून भी बाहर उसका नहीं दिखेगा, पूरी तरीके से ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, यहाँ पर पूरा इसको बांध के। तो धूप गिरेगी कहाँ, लगेगी कहाँ? पूरे दिन घर में रहते हो, आर्टिफिशियल कृत्रिम लाइट में रहते हो, और फिर धूप लगती नहीं है बिल्कुल भी। तो विटामिन डी की कमी जाहिर सी बात है होगी, और उसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होंगी। तो बोले पूरे दिन शरीर में दर्द होना, और जब 30-35 की हो जाती हैं लेडीज़ें तो स्पेशली उनके गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, शरीर में जगह जगह दर्द। तो दोस्तों स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं उनको यहाँ पर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जेंट्स तो फिर भी क्या है, धूप में निकलते हैं, लेकिन आजकल के तो जेंट्स भी क्या हो गए, वो भी पूरी तरीके से धूप से बचने का पूरा उपाय रखते हैं। लड़के भी आजकल वो इतने से वो यहाँ पर टी शर्ट पहनते हैं, या जो हाफ बाजू की शर्ट पहनते हैं तो यहाँ पर अलग से ही एक वो बाजू बना के रखते हैं जिसको पहने रहते हैं। तो दोस्तों विटामिन डी त्वचा के अंदर ही बनता है। अब देखो विटामिन डी के कार्य के बाद में चलते हैं कि साहब विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो कमी से हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग पैदा जरूर होगा। तो कमी का कारण तो मैंने बता दिया क्यों कमी होती है। तो कमी से रोग क्या होगा? तो रोग यहाँ पर देखो, बच्चे जो होते हैं उनमें अगर कमी हो जाए, छोटे बच्चे हैं है ना, उसके अंदर कमी हो जाए तो दोस्तों यहाँ पर एक रोग हो जाता है, और उस रोग का नाम है रिकेट्स, या फिर इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। रिकेट्स या सूखा रोग। तो दोस्तों रिकेट्स जो रोग है, इसमें बच्चे की जो हड्डियां हैं एक तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं यहाँ पर? हड्डियां यानी जो अस्थियां हैं टेढ़ी मेढ़ी, यानी पैरों की हड्डियां हैं एकदम, पैर जब उसको खड़ा करेंगे तो वो सीधा नहीं दिखेगा, उसके घुटनों के बीच में बहुत सारा गैप लगेगा, या फिर आप कह सकते हैं पैर भी एकदम सीधे नहीं दिखेंगे। तो अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं रिकेट्स रोग में। ठीक है दोस्तों। ठीक ऐसे ही अगर बड़े व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए वयस्क अवस्था में है, और वहां पर वयस्कों में अगर इसकी कमी हो जाए तो बोले ये क्या कर रहा था, ये अस्थियों में कैल्शियम को जमा रहा था, अब कमी हो गई तो अस्थियों में कैल्शियम जमेगा नहीं, तो हड्डियां मुलायम हो जाएंगी, तो एक रोग हो जाएगा, और उस रोग को बोलते हैं दोस्तों अस्थि मृदुता। क्या कहते हैं? अस्थि मृदुता। मृदुता का मतलब मुलायम, मीठा नहीं है, मुलायम, इन हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, और उसी को बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं? ओस्टियोमलेशिया, यानी हड्डियों का मुलायम हो जाना। तो मुलायम जब हड्डियां हो जाएंगी तो ऐसी हड्डियां बहुत आसानी से टूटती हैं। तो आप कह सकते हैं अस्थि भंगुरता आ जाती है। मुलायम होने से क्या हो सकती है? अस्थि भंगुरता का कारण क्या है? विटामिन डी की वयस्कों में कमी से अस्थि मृदुता यानी ओस्टियोमलेशिया हो जाता है, जिसकी वजह से अस्थि भंगुरता हो जाती है, यानी हड्डियां जल्दी से फ्रैक्चर हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये कमी से रोग थे। अब देखते हैं इसके कुछ विशेष तथ्य। तो दोस्तों देखिए, विटामिन डी के बारे में कुछ विशेष तथ्य पढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि विटामिन डी है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, और हड्डियां मजबूत रहेंगी यानी विटामिन डी हमारे शरीर में रहेगा तो हम बच्चों को रिकेट्स नाम का रोग नहीं होगा। तो देखिए पहला जो विशेष तथ्य है तो यही बता देंगे कि साहब इसको एंटी रिकेटिक विटामिन बोलते हैं, यानी ऐसा विटामिन जो रिकेट्स रोग नहीं होने देता, क्योंकि रिकेट्स इसकी कमी से होता है। जब इसको ग्रहण करेंगे विटामिन डी को तो बोले रिकेट्स रोग नहीं होगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एंटी रिकेटिक विटामिन। ऐसे ही दोस्तों आपने देखा कि ये त्वचा के अंदर निर्मित होता है और सूर्य के प्रकाश की वजह से निर्मित होता है त्वचा में। तो यहां पर हम कह देंगे इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। देखो सूर्य को अंग्रेजी में सन बोलते हैं
तो सनशाइन यानी सूर्य की चमक से बनता है, सूर्य के प्रकाश से बनता है, तो ये सनशाइन विटामिन भी कहलाता है। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर है, सनशाइन विटामिन इसको बोलेंगे। ठीक ऐसे ही दोस्तों ये त्वचा के अंदर 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल के द्वारा बनता है। तो कोलेस्टेरॉल दोस्तों एक स्टेरॉइड होता है, वसा में हमने पढ़ा था कि वसा में पढ़ा था कोलेस्टेरॉल स्टेरॉइड का व्युत्पन्न है, सॉरी हाँ। तो दोस्तों तीसरा देखते हैं कि त्वचा के अंदर विटामिन डी 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल से बनता है, और कोलेस्टेरॉल एक स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड से ये बन रहा है, तो विटामिन डी भी क्या हो गया, एक स्टेरॉइड विटामिन है, यानी ये भी क्या है, एक स्टेरॉइडल विटामिन है। स्टेरॉइडल विटामिन का मतलब है यानी ये स्टेरॉइड प्रकृति है, रासायनिक रूप से क्या है, ये स्टेरॉइड है। तो आप कह सकते हैं विटामिन डी रासायनिक रूप से क्या हो गया, रासायनिक रूप से स्टेरॉइड हो गया। तो ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो रासायनिक रूप से स्टेरॉइड है। वेरी फेमस क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। सनशाइन वाला तो पता है कि सूर्य के प्रकाश में बनता है, रिकेट्स को कम करता है, वो नाम तो पता है, लेकिन स्टेरॉइडल विटामिन कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट जो विशेष तथ्य है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम हार्मोन जब पढ़ते हैं तो ये बोलते हैं कि हार्मोन ग्रंथियों के अंदर बनते हैं, और ग्रंथि से बनके रक्त में आते हैं, और रक्त से फिर किसी अन्य भाग पे जाके काम करते हैं। तो हार्मोन शब्द का मतलब ये होता है कि कोई पदार्थ किसी विशेष अंग में बने और वहाँ से निकल के दूसरी जगह जाके कार्य करे, तो उसको बोलते हैं हार्मोन। यानी अपने घर पे काम ना करे और दोस्तों के घर पे जाए तो काम कर ले। बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपने घर पे काम नहीं करेंगे, मम्मी पापा कुछ भी बोल देंगे, लेकिन नहीं होता है, लेकिन जब दोस्त के घर जाएंगे तो उसकी मम्मी पापा या दोस्त बोल देंगे तो उस काम को वो फटाफट से कर देते हैं। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं जो बनते कहीं और हैं और काम कहीं और करते हैं। तो देखो विटामिन डी भी बन कहाँ रहा है, त्वचा में, त्वचा से रक्त में आता है, और रक्त से जाके बोले आहार नाल में और हड्डियों में जाके काम करता है। आहार नाल से तो कैल्शियम को अवशोषित करवाता है और हड्डियों में कैल्शियम को जमाता है। तो काम कहीं दूसरी जगह कर रहा है, दूसरी जगह जाके कर रहा है, इसलिए विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। तो ये भी एक काफी फेमस क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हार्मोन कहलाता है, तो बोले विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी रासायनिक रूप से एक स्टेरॉइड है, ये सूर्य के प्रकाश से त्वचा में बनता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं, और ये रिकेट्स रोग को नहीं होने देता, इसलिए इसको एंटी रिकेटिक विटामिन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट विटामिन, वो है विटामिन ई। तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम हमने पढ़ा था टोकोफेरॉल। ठीक है दोस्तों, अब विटामिन ई का जो स्रोत है ये कहाँ से मिलेगा हमें, तो दोस्तों विटामिन जो ई है उसके लिए आप कह सकते हैं कि जो अंकुरित अनाज होता है, स्पेशली अंकुरित अनाज, जैसे आप गेहूं को उगा दो और जब वो 6-7 दिन का हो जाए उगने के बाद में, तो उसकी पत्तियां हरी होने वाली, हरी पीले रंग की होती है, उस समय अगर उसको हम जूस बना के उसका पिएं तो उसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में होगा। तो अंकुरित अनाज हो सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो सूखे मेवे हैं, सूखे मेवों में आप जानते हैं ड्राई फ्रूट्स, ऐसे ही मूंगफली है, मूंगफली तो है ही। इसी तरीके से आप कह सकते हैं यकृत जो होता है, लीवर है ना, ऐसे ही अंडा है ना, ऐसे ही दूध, तो इन सब के अंदर क्या होता है, विटामिन ई होता है। तो विटामिन जो ई है ये क्या कार्य करेगा हमारे शरीर में, तो देखो इसका कार्य बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या काम करता है, तो पहला काम तो इसका ये है कि ये जो जनन उपकलाएं होती हैं वृषण और अंडाशय के अंदर, है ना, तो वृषण यानी नर के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, वह मादा में जो अंडाशय होता है उसमें क्या होती है, जनन उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम, यानी ऐसी कोशिकाओं की परत जो अंडाणु वो शुक्राणु को बनाएगी। यानी वृषण में तो किसको बनाएगी, शुक्राणु को, और अंडाशय में किसको बनाएगी, अंडाणु को। तो जो जनन उपकला है यानी वृषण व अंडाशय में जनन उपकला को स्वस्थ बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखना, ये इसका प्राइमरी काम हो गया साहब।
तो वृषण व अंडाशय में जनन उपकला को स्वस्थ बनाए रखता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बोले अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण प्रॉपर होगा, उचित रूप से होगा, सही तरीके से होगा, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा। ऐसे ही दोस्तों दूसरा जो काम है इसका वो ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट की भांति काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट की भांति कार्य, तो एंटीऑक्सीडेंट की भांति कार्य करता है। तो आप कह सकते हैं ये जो त्वचा है, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। त्वचा को क्या बनाता है, स्वस्थ बनाए रखना इसका काम हो गया। तो त्वचा को स्वस्थ बनेगी, त्वचा में निखार आएगा। यानी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली ऑक्सीकरण क्रियाओं को रोक देते हैं। हमारे शरीर की जो यानी स्पेशली जो त्वचा है और अंदर के अंगों की जो त्वचा है उसके अंदर कुछ फ्री रेडिकल बनते हैं। वो फ्री रेडिकल क्या करते हैं, हमारी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी जो कोशिकाएं हैं मर जाती हैं और वो उत्तक थोड़ा सा जल्दी से बूढ़ा हो जाता है ना, उत्तक थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो अब ये अगर एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में रहेंगे तो वो कोशिकाएं मरेंगी नहीं, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट उस पदार्थ को ही उदासीन कर देगा, उसको ही खत्म कर देगा। तो इस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट ने उस फ्री रेडिकल को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से हमारी त्वचा की कोशिकाएं मरेंगी नहीं और त्वचा स्वस्थ रहेगी, त्वचा में निखार रहेगा। इसीलिए दोस्तों इसको सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि सुंदरता बढ़ाता है। तो ये जो दोनों कार्य हैं इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कमी हो जाती है तो देखो दोस्तों क्या रोग होगा, कमी से रोग। तो बोले यहाँ पर काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से क्या रोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है विटामिन ई की कमी से रोग क्या होता है। तो विटामिन ई की कमी से बंध्यता, या जिसको हम नपुंसकता भी कह सकते हैं, या जिसको स्टेरिलिटी भी कह सकते हैं। स्टेरिलिटी अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है ना। तो स्टेरिलिटी, तो बंध्यता, नपुंसकता या फिर स्टेरिलिटी हो जाती है। यानी यहां पर बंध्यता का मतलब है कि जो शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। शुक्राणु व अंडाणु चाहे नर में हो या मादा में हो, तो शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण प्रभावित होता है, निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। तो इसकी कमी से इनका निर्माण प्रभावित होगा और उसकी वजह से बंध्यता या नपुंसकता, स्टेरिलिटी आ जाती है, यानी संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो एक काफ़ी मेन प्रॉब्लम है। तो विटामिन ई का जो काफ़ी फेमस क्वेश्चन आता है कि कौन सी विटामिन की वजह से बंध्यता, कमी की वजह से बंध्यता हो जाती है। तो दोस्तों अब इसके बारे में चलते हैं कुछ विशेष तथ्य। तो विशेष तथ्य यहाँ पर क्या है, तो विशेष तथ्य आपको ये ध्यान रखना है कि जो विटामिन ई है ये सुंदरता को बढ़ाता है, इसलिए इसको सौंदर्य वर्धक विटामिन या सौंदर्य वर्धक विटामिन यानी सुंदरता बढ़ाता है, यानी ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जनरल साइंस का कि कौन सा विटामिन ब्यूटी विटामिन कहलाता है। मैंने अभी बताया था कि सौंदर्यवर्धक यानी त्वचा को स्वस्थ बनाता है, जिससे त्वचा में निखार आएगा। इसीलिए दोस्तों ये जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं, फेयर एंड लवली वगैरह, इनके अंदर काफ़ी प्रचार किया जाता है, लेकिन विटामिन ई युक्त ऐसे लिखा हुआ रहता है। आप देखना फेयर एंड लवली को, तो उसमें विटामिन ई युक्त का मतलब है चाहे फेयर एंड हैंडसम हो या फेयर एंड लवली हो, उनमें विटामिन ई युक्त लिखा रहता है, ताकि त्वचा को स्वस्थ बनाता है, सुंदर बनाता है। गोरे से मतलब नहीं है, सुंदर स्वस्थ बनाता है, निखार लाता है त्वचा में। ऐसे ही दोस्तों इसका दूसरा विशेष तथ्य यह है कि इसकी कमी से क्या हो रहा है रोग, बोले बंध्यता या नपुंसकता या स्टेरिलिटी, यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम हो रही है। तो अगर ये विटामिन लेंगे तो ये क्या नहीं होने देता, बोले बंध्यता नहीं होने देता, स्टेरिलिटी नहीं होने देता। तो स्टेरिलिटी नहीं होने देता, इसलिए इसको दोस्तों एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन यानी बंध्यता को रोकने वाला विटामिन, ठीक है ना, कौन सा है, बंध्यता
का विरोध करने वाला जो विटामिन कौन सा है, तो हम कहेंगे विटामिन ई। तो यहाँ दोस्तों आपको किस पे फोकस करना है, दो तो ये जो विशेष तथ्य हैं इन पे कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है, या सौंदर्यवर्धक या B2 विटामिन कौन सा है, या बंध्यता किस विटामिन की कमी से हो जाती है, ये ध्यान रखना है। और ये किससे मिलता है, तो यहाँ विटामिन ई के जो स्रोतों के बारे में इतना कोई फेमस क्वेश्चन आता नहीं है, जनरली कम तवज्जो दी जाती है। मेन क्राइटेरिया क्वेश्चन का यही रहता है, कमी से रोग और ये विशेष फैक्ट। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट विटामिन, और वो है विटामिन के। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम था हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका नाम है फाइलोक्विनोन। दोस्तों क्या नाम था, फाइलोक्विनोन। तो फाइलोक्विनोन यानी विटामिन जो के है, ये किससे मिलता है, यानी स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। तो दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां इसका प्रमुख स्रोत है। आपको ये विशेष तौर पे याद रखना है कि हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हुआ, बथुआ हुआ, है ना, इनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है विटामिन के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कह सकते हैं अनाज हैं उनमें भी होता है, सब्जियां फल हैं उनमें भी होता है, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियां काफ़ी प्रमुख है। अब दोस्तों ये जो विटामिन के है, ये हमारी आंतों के अंदर यानी आंत में जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित भी होता है। आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित भी होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि साहब जीवाणु के द्वारा आंतों में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है, तो विटामिन के। तो यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट है, जीवाणु द्वारा संश्लेषित होने वाला, और साथ में इसका रासायनिक नाम। फिर देखिए इसका कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में इसका कार्य ही पूछा गया है कि ये क्या कार्य करता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक। जब हमें चोट लग जाती है तो रक्त बहने लगता है, थोड़ी देर बाद में थक्का बन जाता है, यानी 5 से 8 मिनट बाद में थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है। वैसे तो बहुत सारे कारक हैं जो हम रक्त में पढ़ेंगे, लेकिन कौन सा विटामिन के बारे में आए तो विटामिन के। देखो रक्त के थक्के को अंग्रेजी में क्लोट बोलते हैं। बाहर की तरफ जो थक्का बना उसको क्या बोलते हैं, क्लोट। तो क्लोट में क्या आ रहा है और विटामिन के में भी क्या आ रहा है। तो आप यहाँ कह सकते हैं रक्त के थक्के को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्लोट। क्लोट में क्या आ रहा है, के। और कैसे क्या याद रख लेंगे, विटामिन के, यानी क्लोट कौन बनाता है, विटामिन के बनाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि विटामिन कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अब दोस्तों यहाँ पर विटामिन जो के है ये कैसे रक्त का थक्का बनाता है। तो देखो हमारे रक्त के अंदर जो यकृत है उसमें एक पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है, तो बोले ये प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है और रक्त का थक्का बनाएगा। तो बोले ये यकृत में इसका निर्माण होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाएगा और इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। तो अब हमारा विटामिन के क्या करता है, तो बोले विटामिन के क्या करता है, बोले यकृत से जब प्रोथ्रोम्बिन बनता है तो उसके लिए विटामिन के आवश्यक है। कौन सा विटामिन, विटामिन के। और ये प्रोथ्रोम्बिन आगे कैसे काम करेगा ये हम रक्त में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ देखा कि विटामिन ए, डी, ई और के, इनके स्रोत, इनकी कमी से होने वाले रोग, इनके कार्य, इनके बारे में कुछ विशेष फैक्ट, इस पे बहुत बार बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने बताया कि यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है उसको आपको इम्पोर्टेंट मानना है और उसको गौर से पढ़ना है, याद रखना है। तो दोस्तों जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आज का जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।